हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। लास्ट लेक्चर के अंदर जो अपन ने डिस्कस किया था, यानी जो लेक्चर नंबर 8 था, उसके अंदर अपन ने क्या किया था, न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था और 3-4 न्यूमेरिकल मैंने करवाए थे आपके प्रतिरोधकता और प्रतिरोध और उसके ऊपर बेस, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो मैं यहाँ पे केवल इनके जो फाइनल आंसर हैं वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि फाइनल आंसर इनके क्या आए थे। अगर आपके राइट आए हैं तो आप मैच कर लीजिएगा कि जो प्रतिरोधकता आई थी इसको आप सोल्व करोगे। तो प्रतिरोधकता जो आई थी वो क्या आई थी, यहाँ पे 87.5 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये अगर आपके प्रतिरोधकता आई है तो आप मैच कर लीजिएगा, आपका न्यूमेरिकल करेक्ट है। इसको सॉल्व कैसे करना था, तो इसको सॉल्व करना था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। पहले R = V/I, रेजिस्टेंस अगर नहीं दे रखा है तो वहाँ से कैलकुलेट कर लो और फिर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू R = ρL/A के अंदर पुटअप करके आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। चालकता ज्ञात करने के लिए 1/R कर दीजिए तो वो उसका आंसर आ जाएगा। चालकता इसकी आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻6 और चालकता का मात्रक क्या होता है, सीमेन, कैपिटल एस का मतलब सीमेन होता है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपने सोल्व कर लिया होगा आई थिंक, और अगर नहीं किया है तो आप सॉल्व कीजिएगा। प्रोसेस मैंने बता दिया है। पहले आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है V/I से, और उसके बाद क्योंकि V है आपके पास और आई थिंक एम्पियर करंट भी है ये रहा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद में R = ρL/A के अंदर पुटअप कर दीजिए और वहाँ से उनको हल्की सी मैथमेटिक्स होगी, वो उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा वो आपके पास आ जाएगा। ये कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी 1.16 है, सॉरी 1.16 है आपके यहाँ कंडक्टिविटी, 1.16 के लगभग आएगी और ये पॉजिटिव के अंदर आएगा। 1.16 इंटू 10⁻⁶, या अगर यहाँ 1.16 नहीं आके आपके पास अगर 1.4, 1.3 या 1.18 लगभग ऐसा कुछ भी आता है तो भी वो अप्रोक्सीमेट आपके जस्ट इक्वल मानी जाएगी। ये सारी इक्वल वैल्यू हैं और सारी सही है, कोई इसमें अथेंटिकली ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर जब आप इसको डीपली कैलकुलेट करोगे तो बहुत अच्छे से इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको अप्रोक्सीमेशन है ये भी वैलिड कर सकते हो। क्लियर है। तो आज जो अपना टॉपिक होगा वो होगा ओमीय पदार्थ। ओम के नियम के ऊपर बेस्ड है कि आपने ओम के नियम को तो अच्छे से स्टडी कर लिया है। तो अब ओम के नियम की जो पालना करते हैं, क्या ऐसे पदार्थ, क्या सारे ही पदार्थ ओम के नियम की पालना करते हैं? अगर ऐसा है तब तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं है तो फिर ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो ओम के नियम को भी फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो हम बात करेंगे ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध के बारे में। आज का अपना टॉपिक होगा ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध, या चाहो तो पदार्थ भी आप कह सकते हो, सब्सटेंस जो अपन कहें वो भी आप कह सकते हो। तो ओम का नियम, यानी जो ओम, पहले हम ओमीय पदार्थ की बात करेंगे, ये आप हेडिंग लगा दीजिएगा। पहले हम बात करेंगे ओमीय प्रतिरोध, ठीक है। और ओमीय प्रतिरोध से पहले आप चाहो तो ओमीय पदार्थ की बात कर लो। ओमीय पदार्थ का मतलब ऐसे पदार्थ का मतलब ऐसी धातुएं हो सकती हैं, अयस्क हो सकते हैं और कुछ मिश्र धातुएं भी हो सकती हैं, ठीक है। ये कुचालकों के लिए भी है, लेकिन वहाँ इसकी जो कंडीशन है वो अलग हो जाएगी। वो अलग कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि ओमीय पदार्थ क्या होते हैं। वे पदार्थ जो ओम के नियम की पालना करते हैं, ठीक है। वे पदार्थ, अगर यहाँ प्रतिरोध निकल कर मैं अगर पदार्थ करता हूँ यहाँ पे, तो पहले मैं इस पदार्थ की डेफिनेशन लिख देता हूँ। ओमीय पदार्थ आप कहोगे किससे कहोगे, तो वे पदार्थ जो ओम के नियम की, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है, V = IR। ओम के नियम की पालना करते हैं, ओमीय पदार्थ कहलाते हैं। ओमीय पदार्थ कहलाते हैं।
जैसे जो जनरली जो मेटल्स होती हैं तो वो सारी ओम के नियम की, यानी जो अपन इसका मतलब पालना करने का मतलब क्या हो गया, अब इसको पॉइंट के ऊपर लिख रहा हूँ कि पालना करने का मतलब ओम के नियमानुसार, ओम के आप लिख लीजिएगा साथ के साथ, ओम के नियमानुसार VI यानी विभवांतर और करंट यानी धारा के बीच में VI ग्राफ रेखीय प्राप्त होना चाहिए। VI ग्राफ कैसा बनना चाहिए, रेखीय बनना चाहिए। इसका मतलब जो आप VI ग्राफ खींचोगे, ये वोल्टेज हो गया, यहाँ एम्पियर यानी धारा हो गई, इधर वोल्टेज है, तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, रेखीय होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, VI ग्राफ मूल बिंदु, मूल बिंदु का मतलब जो 0 पॉइंट जो होता है, मूल बिंदु से गुजरना चाहिए, गुजरना चाहिए। अगर ये मूल बिंदु से नहीं गुजरता है तो वो क्या होगा, ओम के नियम की पालना नहीं करेगा और वह पदार्थ ओमीय पदार्थ नहीं होगा, वह अनोमीय हो जाएगा, या वो जो प्रतिरोध हैं वो ओमीय प्रतिरोध नहीं होंगे, क्योंकि ओम का नियम क्या है, V=IR, तो V/I का जो रेशो होगा वो क्या होगा, प्रतिरोध होगा। और यहाँ जो ओम के नियम की पालना करेगा ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, ओमीय प्रतिरोध कहेंगे। ओमीय प्रतिरोध जिनके बीच में क्या करें, जिनके बीच में ग्राफ अगर खींचा जाए तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा जो बनेगी, जो मूल बिंदु ये होता है, मूल बिंदु 0 जिसका निर्देशांक होता है, ठीक है, इसे कहते हैं मूल बिंदु। ये रहा मूल बिंदु। तो ये क्या हो गया, ओम के नियम की सत्यता हो गई, ओमीय पदार्थ क्या होता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो आएगा अपना, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा है अनोमीय पदार्थ। अनोमीय पदार्थ के अंदर क्या होता है, अनोमीय पदार्थ के अंदर मैं इसी के अंदर एडिट कर देता हूँ, सॉरी, कि वे पदार्थ जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं, यहाँ आप मेंशन कर दीजिएगा, ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं। नहीं करते हैं इसका मतलब क्या हो गया, ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं, इसका मतलब जो उनका ग्राफ आएगा वो क्या होगा भाई, पहले स्ट्रेट लाइन आया था जो ओम के नियम की पालना करते हैं, अब ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं, तो दैट मीन्स उनका ग्राफ कैसा होगा, रेखीय, उनका ग्राफ रेखीय प्राप्त नहीं होता है। यहाँ आप नहीं शब्द को मेंशन कर दीजिए, तो ये अनोमीय पदार्थ के अंदर आ जाएगा। अनोमीय पदार्थ क्या होता है, वे पदार्थ जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं और उनका जो ग्राफ होता है वो रेखीय नहीं होता है, और यहाँ मूल बिंदु से गुजरना चाहिए था ओम के नियम में, अनोमीय पदार्थ के अंदर क्या होगा, मूल बिंदु से नहीं गुजरता है, मूल बिंदु से नहीं गुजरता। और अगर गुजरता भी है तो क्या होगा, अगर वो उससे के थ्रू पास आउट हो रहा है तो उसका जो कर्व होगा वो एकदम रेखीय, एकदम सीधा होना चाहिए, तो वो सीधा नहीं होगा। जैसे अलग अलग तरीके के बन सकते हैं, ये कोई ग्राफ बना दिया है, ये V और I के बीच में ही ग्राफ हैं, इधर I है इधर V हैं, ठीक है, लेकिन ये मूल बिंदु से गुजर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो ग्राफ होगा वो ओम के नियम की पालना करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ये ग्राफ ओम के नियम की पालना नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ ओम के नियम की पालना नहीं करेगा, यानी ये कैसा हो गया, अनोमीय पदार्थ हो गया। तो अनोमीय पदार्थ होते कौन कौन से होते हैं, यानी अनोमीय डिवाइस कौन कौन सी होती है, तो जैसे निवार्त नलिकाएं होती हैं, आप इनके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, यहाँ मैं इसको रफ कर रहा हूँ इधर वाले पोर्शन को। एग्जाम्पल क्या है अनोमीय पदार्थ के, अनोमीय पदार्थ के लिख रहा हूँ मैं, निर्वात नलिकाएं, निर्वात नलिकाएं इसकी पालना नहीं करते हैं। अर्धचालक डायोड, अर्धचालक ट्रायोड, डायोड और ट्रायोड ये जो होते हैं ये ओम के नियमों की पालना नहीं करते हैं। ठीक है, और भी डिवाइस हैं, ट्रांजिस्टर हो गया, लिक्विड अपघट्य हो गया, केमिस्ट्री के अंदर आपने सॉल्वेंट पढ़े होंगे, द्रव अपघट्य, लिक्विड यानी जो द्रव अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो वो भी क्या करते हैं,
उनके बीच में भी अगर वो सॉल्वेंट अगर अपन ने मिलाया है किसी सब्सटेंस के अंदर, तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन अगर मिल जाता है तब तो वो ओम के नियम की पालना करेगा, अदरवाइज क्या होगा, वो पालना नहीं करेगा। तो यानी क्या करेगा, एक दूसरा तरीका कर्व बना देगा, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो अर्धचालक डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर, ये सारे एग्जाम्पल हैं। ट्रांजिस्टर हो गया, और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे द्रव अपघट्य केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, द्रव अपघट्य, ध्रुवल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। तो वो सॉल्वेंट जो होते हैं यानी अपघट्य जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं, तो वो भी अनोमीय पदार्थ होते हैं और उनके बीच में जो कर्व होता है वो इस टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप का अपन ने एक कर्व बना लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अर्धचालकों के अंदर। तो अगर ये तो पर्टिकुलर एक निवात नलिका के अंदर बनाया है, अगर मैं कहूँ कि अर्धचालकों के अंदर जो ये ओमीय पदार्थ अनोमीय पदार्थ हैं, इनका ग्राफ कैसे बनेगा अर्धचालकों के अंदर। अर्धचालक में दो तरीके के ग्राफ बनते हैं, जैसे पीएन संधि डायोड बनता है, ये आपने लिख लिया होगा, लिख लीजिएगा साथ के साथ, क्योंकि मैं बाद में फिर रफ कर दूंगा तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ जैसे अर्धचालक डायोड की मैं बात कर रहा हूँ, अर्धचालक डायोड के अंदर ग्राफ कैसे बनेगा। अर्धचालक डायोड में दो स्थितियाँ बनती है, अग्रबायस और पश्चिम बायस। अर्धचालक डायोड में दो स्थितियाँ बनती हैं अग्रबायस की, ये जब मैं सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वहाँ पे डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तो आप केवल समझ लीजिए कि होता है पश्चिम बायस। ठीक है, ये अग्र बायस क्या होता है, पश्चिम बायस क्या होता है, तो ये मैं आपको जब सेमीकंडक्टर डिटेल में पढ़ाऊंगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अभी चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये डिटेल में चल रहा है, तो वहाँ भी जब ये सेमीकंडक्टर आएगा तो वहाँ बता दूंगा। तो अग्र बायस यानी जो आपकी ग्राफ बनेगा, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होते हैं, तो अग्र बायस का मतलब जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, आपके ऐसे इंक्रीमेंट के रूप में बनेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, तो इंक्रीज़ होता जाएगा तो वो इंक्रीमेंट के रूप में बनेगा। अगर ग्राफ ये वी और आई के बीच में ही ग्राफ है, ठीक है, और ये इस तरीके से एक इंक्रीमेंट के रूप में ग्राफ बन रही है। क्लियर है। और पश्चिम बायस के अंदर ग्राफ क्या बनेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा नेगेटिव कोऑर्डिनेट में, और नेगेटिव कोऑर्डिनेट में आने के बाद वो एक स्ट्रेट लाइन यानी इस एक्सिस के अकॉर्डिंग चलेगा। क्लियर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अग्र बायस के अंदर जो वी आई ग्राफ बनता है वो क्या होता है, वोल्टेज में वृद्धि के साथ साथ करंट में भी वृद्धि होती है, या मैं कह दूँ कि चर घातांकी रूप में वृद्धि होती है। तो अग्र बायस के अंदर वी आई ग्राफ चर घातांकी रूप में वृद्धि होती है। और पश्चिम बायस में क्या होता है, ये वी है, इधर नेगेटिव वी आ जाएगा, इधर आई है, नीचे नेगेटिव आई होता है। ये आपको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहता है ये। ठीक है, तो ये क्या होगा, पहले तो नेगेटिव यानी नेगेटिव चतुर्थांश के अंदर बनेगा, फिर नेगेटिव चतुर्थांश में बनने के बाद क्या होगा, पहले तो क्या होगा, घटेगा, और फिर उसके बाद में नियत हो जाएगा, यानी पहले वी आई ग्राफ घटेगा, यानी क्या होगा, वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, और कुछ समय बाद वी आई ग्राफ, देखो यहाँ क्या फिक्स हो रहा है, करंट की वैल्यू नियत धारा से सीधी रेखा में गमन करेगा। दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देता हूँ, पहले वी आई ग्राफ क्या करेगा, घटेगा, डिक्रीज होगा, फिर उसके बाद में एज ए कांस्टेंट जैसे वो चलता जाएगा। तो ये वी आई ग्राफ की कंडीशन हो गई जब मैंने पश्चिम बायस यानी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और फॉरवर्ड बायस यानी अग्र बायस फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी अग्र बायस के अंदर मैंने बात की है। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक अनोमीय और ओमीय पदार्थ के बारे में एक हल्की सी जानकारी दे दी। कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, जनरली वैसे नहीं होता है क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड का होता है, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक कंटेन करता है, इसलिए मैंने इसको करवा दिया। अगला हेडिंग डालिए आप, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो हेडिंग है वो आपके हैं प्रतिरोध और प्रतिरोधकता।
ठीक है, वो चालकों के ऊपर किस तरीके से प्रभावित होती हैं, किस तरीके से प्रभाव डालती है, यानी चालकों में प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का क्या प्रभाव होगा, ये अपना टॉपिक होगा। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। देखो मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हो सकता है आपको कई बार प्रॉब्लम आए, इसलिए मैं यहाँ बिल्कुल ही धीरे धीरे चल रहा हूँ और आप अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके जो डाउट्स होंगे वो क्रिएट ही नहीं हो। मेरा ऑब्जेक्ट ये रहेगा आपके डाउट्स क्रिएट ही नहीं हो, और अगर बिल्कुल आपके डाउट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं दैट मीन्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है दैट मीन्स आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक होगा वो होगा चालकों प्रतिरोधकता या प्रतिरोध में वो चालकों के अंदर क्या होगा, ताप का प्रभाव, यानी टेम्परेचर कैसे इफेक्टेड करेगा। तो चालकों में, ये सारे चालकों में भी हो सकता है, अर्धचालकों में भी होगा, कुचालकों में भी होगा, ठीक है। तो तीनों पे स्टडी करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं चालकों में प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ना है, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इन कंडक्टर, ठीक है। प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता का ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी ताप बढ़ाने से जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर आपको पता है अगर कोई पदार्थ जो चालक हैं तो ये अगर चालक हैं तो इसके अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्रीली गति करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे ही कंडक्टर के अंदर क्या आएगा, करंट फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यानी धारा इस दिशा में बहेगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में गति करेंगे। ये क्लासिकल फिजिक्स कहती हैं, क्लासिकल इन्फॉर्मेशन है अपने पास। तो चालकों के अंदर क्या होते हैं, बहुत संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, जैसे ही धारा इसके अंदर से प्रवाह की जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। जैसे ही धारा प्रवाह की जाती है तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन, चालक के इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं और यदि चालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो और ज़्यादा गति करने लग जाएंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है। यदि चालक का ताप बढ़ा दिया जाए, पॉइंट बना के लिख दीजिएगा, चालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से गति करने लगते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति करते हैं, आंसर आ जाना चाहिए, अफवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। तो इसको जो मैथमेटिकल फॉर्म है और इनकी जो गति होती है वो क्या होती है, फिक्स नहीं होती, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वैसे आपको पता है, मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या करेंगे, इस कंडक्टर के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी बिल्कुल याद अच्छी गति करते हैं, इस तरीके से कैसे भी गति कर सकते हैं। तो वो इस तरीके की गति कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो क्या होंगे, बिल्कुल फ्रीली होंगे, इस मूवमेंट में घूर्णन करने के लिए बिल्कुल फ्री होंगे, तो वो इस तरीके की गति कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, यादच्छी गति, यानी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रोटेट होते रहेंगे। लेकिन वो कहाँ होंगे, उस कंडक्टर के अंदर ही रोटेट होते रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो कंडक्टर के बाहर जाके रोटेट होंगे, नहीं, वो कंडक्टर के अंदर होंगे, क्योंकि कंडक्टर क्या है, क्लोज्ड चैम्बर में हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ था, यदि चालक में ताप बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से गति करेंगे। और इसको टेम्परेचर को एक्सप्लेन करने के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया गया। मैथमेटिकल रिलेशन क्या दिया गया कि जैसे आर किसी टेम्परेचर पे अगर कोई ताप है, कोई टेम्परेचर टी है, उस पर जो रेजिस्टेंस है वो आर है, तो उसके बाद में वो किसके इक्वल होगा, जो प्रारंभ में जैसे ही हमने कंडक्टर को ऑन किया यानी विद्युत धारा उसमें से प्रवाह की, तो आर टी जस्ट इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये एक रिलेशन है जो हमें ताप के बारे में, ताप के प्रभाव को स्पष्ट करता है।
चाहे वो प्रतिरोध हो, ऐसा ही एक रिलेशन आएगा प्रतिरोधकता के अंदर। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि ताप के ऊपर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, कौमी पदार्थ से तो हो ना हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा कि क्वेश्चन क्या बनेगा, चालकों में ताप के प्रभाव को समझाइए, यानी चालक के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। तो वहाँ पे किसी टेम्परेचर, जैसे कोई फाइनल टेम्परेचर मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि यहाँ से टेम्परेचर शुरू हुआ और 10 कोई भी टेम्परेचर वहाँ तक बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर मुझे नहीं पता, तो मैं ये कैलकुलेशन कर सकता हूँ कि फाइनल टेम्परेचर कितना रहा होगा। इस पर भी मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊँगा। RT इक्वल्स टू R0 यानी प्रारंभिक प्रतिरोध, ये फाइनल प्रतिरोध 1 प्लस अल्फ़ा टी और बीटा टी स्क्वायर। टी जहाँ है, टी क्या है, टेम्परेचर की फॉर्म में होंगे। ठीक है, टी क्या होंगे, टेम्परेचर, यानी कितना ताप बढ़ा है। टी मीन्स टेम्परेचर, आप चाहो तो इधर मेंशन कर दो, टी मीन्स टेम्परेचर यानी ताप। और अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो क्या है, स्थिरांक है। अल्फ़ा और बीटा क्या है, स्थिरांक है। लेकिन जब अपन बहुत ही माइक्रो लेवल पे नहीं, थोड़े बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं, तो बीटा को क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो बीटा इज जस्ट इक्वल टू 0 अपन यूज़ कर देंगे। बीटा जब 0 इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे अपन, तो RT किसके इक्वल आएगा, R0 1 प्लस अल्फ़ा टी के बराबर आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा और बीटा ये क्या है, ताप नियतांक हैं, ताप नियतांक, ताप स्थिरांक हैं। तो यहाँ से RT बराबर इस R0 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, R0 को 1 से करेंगे तो R0 प्लस R0 अल्फ़ा टी। ठीक है, इस टर्म को यहीं रहने दो, इसको इधर भेजो। RT माइनस R0 बराबर R0 अल्फ़ा टी। मुझे क्या चाहिए, केवल अल्फ़ा चाहिए, तो इस R0 और T को भी नीचे भेज दो। तो फाइनल जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, RT माइनस R0 बटा R0 T। ये मेरे पास एक अल्फ़ा यानी ताप नियतांक, ताप क्षीणन, ताप स्थिरांक की जो वैल्यू आई, अल्फ़ा इक्वल्स टू RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी। RT माइनस R0 क्या हुआ, ताप में परिवर्तन। RT माइनस R0 क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि ताप यानी जो रेजिस्टेंस में कितना वृद्धि हुआ या कितना परिवर्तन हुआ, वो इन्फॉर्मेशन है। इसको अगर लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है तो लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे अपन कि अल्फ़ा बराबर RT माइनस R0, यानी पहले कितना टेम्परेचर प्रतिरोध था और अब कितना हो गया, यानी प्रतिरोध में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो प्रतिरोध में वृद्धि बटा प्रारंभिक प्रतिरोध R0, इनिशियल होता है प्रारंभिक प्रतिरोध, याद रखना, प्रारंभिक प्रतिरोध इनटू टाइम यानी टेम्परेचर, ताप में वृद्धि। यहाँ टेम्परेचर को टाइम मत ले लेना, गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है ना, टेम्परेचर, टी मीन्स टेम्परेचर, टाइम नहीं लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो गया, प्रतिरोध में वृद्धि बटा प्रारंभिक प्रतिरोध इंटू ताप में वृद्धि। ये आपको फॉर्मूला कंठस्थ याद रखना है, RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस बीटा अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, या अल्फ़ा बराबर RT माइनस R0 अपॉन R0 टी, प्रतिरोध में वृद्धि बटा प्रारंभिक प्रतिरोध इंटू ताप में वृद्धि। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से अपन ताप की व्याख्या कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे ताप की व्याख्या वो हम बताएंगे कि यहाँ देखो टेम्परेचर के अंदर वृद्धि हो रही है, अल्फ़ा ये मैंने एक रिलेशन लिया है। तो चालकों के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे उसका विभवांतर, यानी विभवांतर बढ़ने पे धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो चालकों के बीच में जो चालकों के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये चालकों के लिए इधर V है और इधर I है। तो यहाँ से जो ग्राफ बनेगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, ये अपन ने स्टडी कर रखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ जो टेम्परेचर है, अब चालकों के अंदर तो ये हो गया, अब चालकों में जो ग्राफ बन गया ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन कर्व बना है। ठीक है, अब अपन को स्टडी करना है, ये किसके बारे में स्टडी किया था, ये हमने प्रतिरोध की स्टडी किया है। देखो यहाँ पे सारे R की फॉर्म में रिलेशन आए हैं। ठीक है, अब अपने को स्टडी करना प्रतिरोधकता की, प्रतिरोध के बारे में ये पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई। ये पूरा लेक्चर किसके लिए आया था, प्रतिरोध के लिए। ध्यान रखना, ये पूरा लेक्चर किसके लिए है,
केवल और केवल प्रतिरोध को समझाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम अच्छे से, ठीक है। अब उसके बाद अपन अगला लेक्चर अपन स्टडी करेंगे इसी के अंदर कि प्रतिरोधकता क्या होती है। अगर यानी प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, प्रतिरोधकता भी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है वो हम जानेंगे, ठीक है। तो मैं इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर रफ करते हैं। हो गया। तो अब अपन बात करेंगे, प्रतिरोध तो हो गया, अब अपन बात करेंगे प्रतिरोधकता की। फॉर्मूला याद रखिएगा, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो प्रतिरोध का हो चाहे प्रतिरोधकता का हो, ठीक है। इस लेसन के कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट क्लियर होने के लिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो फिर आपको चाहे कैसा भी न्यूमेरिकल हो आप उससे हैंडल कर सकते हो, उससे सॉल्व करने की कैपेबिलिटी अपने पास रख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास फॉर्मूले का स्टोरेज है तो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो आप कैसा भी न्यूमेरिकल हो आप उसको घुमा फिरा के उसके क्वांटिटी को चेंज करके एक नया रिलेशन ड्रॉ करके भी आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे, प्रतिरोध तो हो गया अपना, अब बात किसकी करेंगे, प्रतिरोधकता की। यानी चालकों में प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का मतलब रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी के लिए सूक्ष्म स्तर पे बात करेंगे क्योंकि बड़े स्तर पे नहीं करनी है अपने को, सूक्ष्म स्तर पे। और सूक्ष्म स्तर पे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं याद, M/N E², और कुछ होता है क्या, नहीं, यही होता है। अब ρ = M/N E²। तो ये अपने पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता था। अब इस रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग आप देखो कि प्रतिरोधकता किन कारकों पे निर्भर करती है। प्रतिरोधकता की निर्भरता, प्रतिरोधकता की निर्भरता, तो निर्भरता क्या होगी, किस तरीके से वो बिहेव करेगी। तो पहला फिगर जो आएगा वो क्या होगा, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर, इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा। कट कर दीजिए आप, इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। दूसरा टो के ऊपर निर्भर करेगा। एक तो इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि m तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और E क्या है, खुद इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे तो डिपेंड करेगी नहीं, तो किस पे डिपेंड करेगी, एक तो n पैरामीटर पे डिपेंड करेगी और दूसरा विश्रांति काल यानी टो के ऊपर डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या पे, इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब n पर निर्भर करेगी, और किस पे निर्भर करेगी, टो क्या होता है, विश्रांति काल, यानी विश्रांति काल या संघट्ट काल जो होता है, विश्रांति काल पर निर्भर करेगी। तो विश्रांति काल पर निर्भर करेगी। ये कौन, प्रतिरोधकता की मैं बात करता हूँ। प्रतिरोधकता कहाँ निर्भर करेगी, विश्रांति काल पर निर्भर करेगी, ठीक है। तो प्रतिरोधकता विश्रांति काल, इसका मतलब क्या हो गया, ρ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N/2। m भी कांस्टेंट है और E भी कांस्टेंट है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास फाइनल जो फॉर्मूला आया वो ये वाला आया है, ठीक है। ये एक नियतांक है तो मैंने क्या कर दिया, समानुपातिक स्थिरांक के अंदर, प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती के अंदर इनको इंक्लूड कर दिया। तो n और टो, इसका मतलब अगर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता में अगर वृद्धि होती है तो n क्या है, नीचे है, इसका मतलब उसमें क्या होगी, कंफर्म कमी ही होगी, या उसके जो संघट्ट काल है वो उसमें भी क्या होगी, कमी होगी। यदि किसी पदार्थ की, आप लैंग्वेज में लिख दीजिए, यदि किसी पदार्थ की, क्योंकि ये 1/n के अंदर हैं, एक के नीचे हैं, यानी एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा कंफर्म घटेगा। अगर ये दोनों समानुपाती में होते हैं, जैसे v इज प्रोपोर्शनल टू I, तो अगर v बढ़ता है तो कंफर्म I ही बढ़ता है, ठीक है। ये दोनों भी बढ़ेंगे, तो इस तरीके के अकॉर्डिंग अपने को क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ग्राफ, यानी इनके बीच में ग्राफ कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा मिलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यदि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता या ऐसे कह दो कि यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है, संख्या में कमी होती है, दिख रहा होगा आपको, कमी होती है, तो प्रतिरोधकता में क्या होगी,
वृद्धि, ठीक है। और दूसरा, यदि किसी पदार्थ की विश्रांति काल यानी टो के अंदर, टो में या टो के अंदर, टो में क्या होती है, कमी होती है, और अगर ये कमी होती है तो इसका मतलब क्या होता है, रो के अंदर क्या होगी, रो में क्या होगी, वृद्धि होगी, रो में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, बिल्कुल अच्छे से लिख दीजिएगा। बहुत अच्छे से मैं नोट्स प्रिपेयर करवा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे अपन ऑफलाइन क्लासेस में होता है, बिल्कुल वैसे ही अपनी ये प्रिपरेशन चल रही है। आप बिल्कुल लाइन टू लाइन और पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिएगा, बहुत अच्छे से आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। और उनको स्टडी कीजिए, कंटिन्यूस स्टडी अपनी आप रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव को भी बता दिया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि कैसे घटेगा, कैसे बढ़ेगा, ठीक है। अब धातुओं के अंदर जो प्रतिरोधकता होती है, धातुओं के अंदर प्रतिरोधकता का ग्राफ कैसे बनेगा, यानी अपन प्रतिरोध का तो बना दिया, स्ट्रेट लाइन वगैरह बनता है, लेकिन इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा दिख रहा होगा आपको। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। ये धातुओं के अंदर प्रतिरोधकता का मतलब एक रो आएगा, दूसरा टेम्परेचर आएगा, और टेम्परेचर किस में आएगा, केल्विन के अंदर लेना है। जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करो तो ये बात ध्यान रखना, न्यूमेरिकल के अंदर आपको इस टेम्परेचर को केल्विन में ही लेना है, और रो किस में आता है, ओम इंटू मीटर में, ये सबको पता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रतिरोधकता का एक ग्राफ हो गया, किसके लिए, धातु के लिए, धातु के लिए, यानी सारी जो मेटल होती है उसके लिए ग्राफ हो गया ये वाला, ठीक है। एक और ग्राफ बना दीजिए अर्धचालकों के लिए, या नाइक्रोम, अर्धचालक जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम भी हो गया, नाइक्रोम एक धातु हो गया। तो नाइक्रोम के लिए जो इसका कर्व होगा, नाइक्रोम के लिए, नाइक्रोम क्या है, मिश्र धातु है। नाइक्रोम क्या है, यहाँ मिश्र धातुओं के नाम लिख रहा हूँ मैं, ये लिख लिया होगा। ये तो धातु के लिए था, दूसरा है मिश्र धातुओं के लिए। मिश्र धातुएं कौन कौन सी होती हैं, नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, ठीक है। ये मिश्र धातुएं किन किन से बनती है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा किन किन से बनती हैं। तो यहाँ मिश्र धातुओं के बीच में अपने को ग्राफ प्लॉट करना, इधर रो है और इधर अपना टेम्परेचर यानी टी के, केल्विन के अंदर फॉर्म, केल्विन, डिग्री केल्विन के अंदर है। तो यहाँ जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, एक इस तरीके का कर्व बनेगा। ये मिश्र धातुओं के लिए कर्व होगा, जो क्या होगा, मूल बिंदु से ऊपर उठ के बनता है। इसका मतलब मिश्र धातुओं के अंदर पहले से ही कोई रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, विद्यमान होता है। जब वो जीरो टेम्परेचर के ऊपर बात करें, ये जीरो नहीं होता है, तो यानी इसका कुछ मान होगा, तो यहाँ बहुत ज़्यादा मान होगा। यानी मिश्र धातु, यानी मिश्र धातु का मतलब 2-3 प्रकार की धातुओं को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। अब यहाँ जैसे मैंने बात की, ये नाइक्रोम के लिए मैंने बनाया है, कौन सी धातु के लिए, नाइक्रोम। तो नाइक्रोम जो मिश्र धातु बनती है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, निकल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन। ये 3 धातुओं को जब एक साथ मिक्स कर दिया जाता है तो एक जो नई धातु बनती है वो बनती है नाइक्रोम, ठीक है। तो ये अपन ने स्टडी किया था कि प्रतिरोधकता पर मिश्र धातुओं का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली बात करेंगे अपन कि चालकों के अंदर यहाँ ये जो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, ये दोनों अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। और रेजिस्टिविटी का अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो यही सेम फॉर्मूला जो आपने रेजिस्टेंस का आया था, रेजिस्टेंस का क्या आया था कि फाइनल जो फॉर्मूला क्या आया था, RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी, यही आया था। तो इसी तरीके से आपका जो यहाँ जो फॉर्मूला आएगा रेजिस्टिविटी का जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा कि यहाँ पे रेजिस्टिविटी यानी अल्फ़ा, अगर इसके अंदर भी आपको कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, ये अल्फ़ा के लिए था आपने प्रतिरोध की फॉर्म में, अगर रो की फॉर्म में इसे लिखना है तो कुछ नहीं करना, आर की जगह आप रो को पुटअप कर दीजिए। दैट मीन्स रो टी माइनस रो नोट एम्प्लाइज दैट अपॉन रो नोट टी इज जस्ट इक्वल टू अल्फ़ा। ये किसके लिए, ये भी अल्फ़ा के लिए ही है, लेकिन ये किसकी टर्म में है, ये प्रतिरोधकता की टर्म में है और ये प्रतिरोध की टर्म में। न्यूमेरिकल के अंदर आपको क्या मिलता है, अगर प्रतिरोध है तो आप ये वाला लिखिए, प्रतिरोधकता है तो ये वाला। दोनों में फिगर बिल्कुल सेम है, वैल्यू भी बिल्कुल सेम है। RT रो टी माइनस रो नोट, इसका मतलब क्या हुआ, रो का मतलब प्रतिरोधकता में कितनी वृद्धि हुई बटा प्रारंभिक प्रतिरोध इनटू टी का मतलब हो गया टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो ये टेम्परेचर, इसके बारे में अपने अच्छे से इन्फॉर्मेशन हो गई। तो ये चालकों के अंदर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का टॉपिक अपने क्लियर हो गया। अब दूसरा जो हेडिंग आएगा वो आएगा अपने चालकों में नहीं, दूसरा आएगा कुचालकों में। तो ये पूरा मैं रफ कर रहा हूँ।
कुचालकों में। और कुचालक क्या होते हैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कुचालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो अपने में से स्वयं विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करने देते हैं। यानी ऐसा कोई पदार्थ होगा जिसके अंदर से विद्युत धारा गई लेकिन वो इसके अंदर ही से विद्युत धारा को एंटर होने ही नहीं दे रहा है, प्रवेश ही नहीं होने दे रहा है। तो ये जैसे लकड़ी का डस्टर, अब इसके अंदर से विद्युत धारा डालेंगे तो ये इसके अंदर से जाने ही नहीं देगा, क्योंकि ये खुद क्या है, कुचालक है। लकड़ी क्या होती है, कुचालक होती है। ये मैंने आपको उसमें एग्जाम्पल में लिखाया था। तो कुचालक का डेफिनेशन आपको मैंने पहले ही लिखा रखा है। तो ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। और कुचालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है या प्रतिरोध है वो ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो बिल्कुल जस्ट रिवर्स कंडीशन चलेगा। ठीक है, तो यहाँ रिवर्स कंडीशन तो आप इस तरीके से ग्राफ बना दीजिए। ये ग्राफ अगर ये किस किस के बीच में है, जैसे अपन रो रेजिस्टिविटी या प्रतिरोध के बीच में ग्राफ खींच सकते हैं। और अपने यहाँ पे दूसरा टेम्परेचर हो गया, तो टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी के बीच में ये ग्राफ मैंने बना दिया। ये मेरा मूल बिंदु हो गया। तो यहाँ पे ये इस तरीके का, यानी पहले बहुत ज़्यादा था और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर की ओर इंक्रीमेंट किया मैंने यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यानी कुचालकों के अंदर पदार्थ का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बढ़ाने पर उसके या ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता में कमी आ जाती है। तो कुचालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। तो इस तरीके से ये डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपना लास्ट है अर्धचालक। कुचालकों में इतना ही है। कुचालकों में ताप में क्या होती है, कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या करेंगे, एक साथ वृद्धि करने लगते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो है ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर इस तरीके का होता है। क्लियर है। तो अगला लिखें अपन कि जो ये तो अपने स्टडी कर लिया। अगला तीसरा जो पॉइंट है अपना लास्ट, चालक हो गया, कुचालक हो गया। अब हैं अर्धचालक। अब क्या है, अर्धचालकों में अर्धचालकों में किस तरीके से प्रभावित होती हैं। तो अर्धचालकों के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई ताप होता है, ताप बढ़ाते हैं अपन, तो ताप बढ़ाने पर क्या होती है, वो बिल्कुल ही एकदम से तीव्रता से घट जाती है, बिल्कुल ही एकदम नल स्लोप हो जाएगा। यानी पहले तो कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर वो नीचे आएगी, कम होगी, फिर एकदम से उसमें बिल्कुल जीरो के हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। जैसे ये हो गया। तो यहाँ अगर मैं जैसे रो ले रहा हूँ, यहाँ मेरा टेम्परेचर T है, केल्विन के अंदर लिया है मैंने, ये ओम इंटू मीटर के अंदर है। तो यहाँ जैसे ही प्रतिरोध पहले तो क्या होगी, कांस्टेंट रूप में कम होगी, बिल्कुल नियत रूप से कम हो रही है। क्या किया मैंने कि जैसे ही ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता या प्रतिरोध तीव्र गति से कम होने लगता है, कम होने लगता है। तो ये अपने सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर ऐसा होता है कि पहले तो एक नियत कांस्टेंट के रूप में आएगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, एकदम से धड़ाधड़ कम हो जाएगा। यानी बिल्कुल ये नल स्लोप और आगे चल के बिल्कुल एकदम जीरो के जस्ट इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके का कर्व अपने को देखने को मिलता है किसके अंदर, सेमीकंडक्टर डिवाइस अर्धचालकों के अंदर। अर्धचालकों में क्या होता है, ताप अगर मैंने बढ़ा दिया, ताप में इंक्रीमेंट किया, तो यहाँ से जो प्रतिरोधकता है या प्रतिरोध जो है वो क्या हो, प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और प्रतिरोधकता कम हो रही है, इसका मतलब अगर प्रतिरोध की स्टडी करनी है तो R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो की वैल्यू यानी RA अपॉन एल। तो यहाँ पे कोई टेम्परेचर की कंडीशन तो नहीं आ रही है, इसका मतलब अपन को जो फॉर्मूला है दूसरा, रो इक्वल टू कौन सा था, अल्फ़ा इक्वल टू रो नॉट माइनस रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट टी। तो यहाँ से अपन
स्टडी कर सकते हैं कि अगर यहाँ जो अंतिम जो प्रतिरोधकता है उसके अंदर कितनी वृद्धि हो रही है बटा प्रारंभिक प्रतिरोधकता इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। तो अगर यहाँ ये वृद्धि हो रही है तो टेम्परेचर में ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज होगा। और अगर यहाँ कमी हो रही है तो ये वृद्धि होगा, यहाँ वृद्धि हो रही है तो इसमें कमी होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या रिवर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये लेक्चर आज कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें मैंने अर्धचालक, कुचालक और चालक के बीच में प्रतिरोधकता का प्रभाव और जो लास्ट न्यूमेरिकल था उसकी जो आंसर थे वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। नेक्स्ट लेक्चर जो अपन स्टडी करेंगे वो होगा अपने कार्बन कोडिंग के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, ये आप अच्छे से स्टडी करना क्योंकि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म पुटअप होते हैं, तो आप इसे 2 बार देखिएगा कम से कम बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक बार फाइनल बता देता हूँ कि चालकों के अंदर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मिलती है, ये किसके लिए है, चालक के लिए। कुचालकों में क्या होता है, कुचालकों के अंदर इस तरीके की आती है, और अर्धचालकों के अंदर क्या होता है, एक इससे आएगा फिर एकदम से नीचे गिर जाएगा। चालक, कुचालक और अर्धचालक, तो ये आपको याद रखना। इधर सारे पैरामीटर सेम है, रो हैं, और नीचे क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।